हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था वो क्वेश्चन आप लोग बताए नहीं। मैंने बोला था कि आप कमेंट्स में बताइएगा सॉल्व करके कि उसका आंसर कितना आ रहा है। तो कल हम लोग का जो क्वेश्चन था वो था एक सॉल्यूशन में एक विलियन था जिसमें 210 ग्राम बेंजीन और पहला नंबर जो था सर 210 ग्राम बेंजीन और 40 ग्राम एसिटिक एसिड था। ठीक है, और मिलकर एक सॉल्यूशन तैयार करता है। तो कुछ लोगों ने सी मान लिया है 210 ग्राम को, जो कि गलत है। मान भी लिए होंगे आप लोगों में, बहुत लोग हैं माने होंगे। और उन लोगों ने ए को मान लिया है 40 ग्राम। तो ए तो आप सही माने हो, क्योंकि सबसे कम मात्रा में जो होता है किसी सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट होता है, यानी विलय होता है। बट आप 210 ग्राम जो सी मान लिए हो, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन मान लिए हो, यही गलती आपकी है। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल रहा है कि दोनों मिलकर एक विलियन बनाते हैं। मतलब एज ए सॉल्वेंट है यहाँ पे बेंजीन, मतलब ये बी है, ठीक है, और ये ए है। आपको पता है कि ए और बी मिलता है तभी सी बनता है। मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा तब सॉल्यूशन बनेगा, विलय और विलायक मिलेगा तब विलियन बनेगा। तो इसमें विलियन का टोटल अमाउंट तो नहीं दिया है ना, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल रहा है कि दोनों मिलकर एक विलियन बनाते हैं। मतलब कि इसमें विलियन की मात्रा नहीं दी गई है, इसमें विलय और विलायक की मात्रा दी गई है। कल जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें ये नहीं बोला था कि वो मिलकर बनाता है। कल मेरा क्वेश्चन में यही था कि एक विलियन इतना है, उसमें यह चीज़ इतना उपस्थित है। मतलब कि उसमें टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन दे दिया था, इसमें नहीं दिया है। इसमें डायरेक्टली बोल रहा है कि दोनों मिलकर एक विलियन बनाता है, मतलब मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों के अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सी कितना हो जाएगा बच्चों, यानी सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, तो 250 ग्राम हो गया। आज सॉल्यूट हमारा वही दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये था ना मास परसेंटेज का फॉर्मूला। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप कैंसिल कर सकते हो, 5 टू ज़ 10, और 5 5 ज़ा 25, और फिर 5 8 ज़ा 40। अब यहाँ पे क्या बचा, 8 और 2, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16। आई थिंक आप लोग का आ गया। सेकेंड वाला बस क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, उसमें भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो दोनों मिलकर बनाता है। तो वो आप लोग ज़रूर बताएं मेरे को कमेंट में किसका आंसर कितना होगा। तो हम लोग आज आगे वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमारे पास है मोलालिटी। देखो बच्चों, मोलालिटी जो होता है हमेशा जिस सॉल्यूशन में ज़्यादातर सॉल्वेंट की मात्रा सॉलिड फॉर्म में होती है, सॉल्वेंट जो होता है वो ठोस रूप में होता है, विलायक जो होता है वो ठोस रूप में होता है, इसी को मेजर करने के लिए हम लोग मोलालिटी का उपयोग करते हैं। मोलालिटी जो होता है ये सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट में तो हम लोग इसको सॉल्यूट की मात्रा को ही मेजर करते हैं मोल के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता है, यहाँ पे टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब क्यों नहीं पड़ता है, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि हम यहाँ पर केजी को रिस्पेक्ट में लेकर मोलालिटी को मेजर करते हैं। तो जब अच्छा केजी किसके लिए आता है, केजी जो होता है वो किसी सॉलिड मैटर के लिए आता है, यानी किसी ठोस पदार्थ के लिए होता है। तो आप लोग पढ़ चुके हो ठोस पदार्थ पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर। तो जब ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है तो मोलालिटी ना बढ़ेगी और ना ही घटेगी,
टेम्परेचर को जब हम बढ़ा देंगे या घटा देंगे, यानी ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये पेन है, ठीक है, इसको चाहे आप दूसरा एग्जांपल से पूछ कीजिए कि मान लीजिए कि चावल ले लिए हम, ठीक है, चावल सॉलिड मैटर है, तो चावल में हम पानी को मिला रहे हैं। चाहे आप सपोज कीजिए कि चावल है आपके पास, अब इसमें किसी गैस को डिजॉल्व कर रहे हो, कोई गैस, तो चावल का जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब चावल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो चावल के टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या उसमें गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगा? क्या उसमें गैस कम डिजॉल्व होगा? नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाइए या टेम्परेचर घटाइए, उससे गैस की सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, क्योंकि चावल वो मतलब प्रेशराइज करके या उसका टेम्परेचर बढ़ाकर या घटाकर उसके वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं डाले हो, बस केवल गैस है और चावल है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस पे टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मोलालिटी पर, ठीक है। अब हम लोग जो कल वाली बातें पढ़ रहे थे, कल एक जो बात बोले थे हम लोग बताए थे मैं आपको, मोलर मास या इसको मोलिकुलर मास कह सकते हो। ठीक है, मोलिकुलर मास, इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आणविक द्रव्यमान इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 to 30 तक मैंने एटॉमिक नंबर याद करने के लिए बोला था। अगर नहीं याद है तो 20 तक याद है तो बहुत बेटर है, आप लोग के लिए बेटर है। अब यहाँ पे हम आप लोग को कैसा ट्रिक बता रहे हैं कि शायद आप लोग पहले पढ़े भी होंगे क्लास में, लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रिक है और 1 to 20 तक बहुत ज़्यादा यूजफुल है। 95%। कुछ ऐसे केस है जहाँ पे यूजफुल नहीं होता है, हम बता देंगे आप लोग को क्या क्या। तो सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास निकालना है, और जब आप एटॉमिक मास निकाल लोगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास आपसे निकल जाएगा। देखो बच्चों, एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक मास इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इज इक्वल टू पी प्लस एन, मीन्स प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये तो मतलब एक प्रोसेस हो गया आपका। यहाँ पे हम पी की जगह पर जेड पुट कर सकते हैं, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान का ये फॉर्मूला है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये फार्मूला होता है द्रव्यमान निकालने का। लेकिन सपोज कीजिए कि आपके पास कोई, मान लीजिए ऑक्सीजन, सबको पता है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, और आपके पास दे दिया फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। आपके पास एटॉमिक नंबर दे दिया 11, आपके पास एटॉमिक नंबर दे दिया 12, आपके पास दे दिया 13, ठीक है। तब इसका मास हमको निकालना है, तो ये नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन आपको एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या होती है। जितना एटॉमिक नंबर देगा ये, और ये तो पता नहीं आपको, जितना एटॉमिक नंबर देगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या तो पता चल गई, लेकिन आपको न्यूट्रॉन नहीं पता, तो फिर कैसे मेजर करोगे? तो कुछ नहीं बच्चों, सबसे इजी ट्रिक यहाँ पे है, ये 8 लिखा हुआ, एटॉमिक नंबर 8 है ऑक्सीजन का, तो ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, मीन्स ये सम है कि विषम है। तो आपको पता है कि सम संख्या है, सम संख्या मतलब इवन नंबर जो 2 से पूरा पूरा फैक्टराइज हो जाए या पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कट जाए। तो चलिए, तो देख रहे हैं यहाँ पे सम संख्या है, तो अगर परमाणु संख्या है, आई मीन एटॉमिक नंबर सम संख्या हो किसी भी एलिमेंट का,
तो बस उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उसका मास निकल जाएगा, उसका एटॉमिक मास निकल जाएगा। आपको ये फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना दिया है बच्चों, 8, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 16। बस सिंपल, एकदम सिंपल है। सम होगा तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या सम होगा तो 2 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर विषम होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1 को ऐड करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर 9 है, विषम है, इवन नंबर है तो ऑड नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 9 18 और +1 19, जाके देख लीजिए बुक में दिया है 19 अप्रॉक्स। यानी विषम संख्या होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दोगे तो इसका एटॉमिक मास निकल जाएगा। क्लियर। जब एटॉमिक नंबर सम होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस उसका एटॉमिक मास निकल जाएगा। अगर विषम होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना। इस तरह इसका भी आप निकाल सकते हो। ये विषम है तो 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड कर दो तो 11 2 ज़ा 22 और 1 23 हो गया। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, एटॉमिक मास इसका 23 होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है और ये ऑड नंबर है। ये ट्रिक मेरा है, मतलब ये व्यक्तिगत है, आप इसको किसी बुक में नहीं ढूंढ पाओगे जल्दी, ठीक है। ये बहुत दिन से मतलब ये मेरे को पता था, तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है ये। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, नाइट्रोजन का कहीं कहीं पढ़ने के लिए 15 मिलता है, ठीक है। तो 14 पॉइंट अप्रॉक्स कुछ मिलता है तो उसको 15 मान लिया जाता है। क्लोरीन का होता है 35.5 तो उसको 35 भी ले सकते हो आप। मतलब ये आप राउंडिंग अप पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि 35 को हम 0.5 को हम लोग 1 मान सकते हैं या 0 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यही 2 एक्सेप्शन था आपके लिए, नाइट्रोजन और ये क्या बोलते हैं क्लोरीन। और आर्गन का भी एटॉमिक मास होता है वो हम लोग का 40 होता है, ठीक है। तो ये 3 जगह एक्सेप्टेबल नहीं है और 20 तक ही एक्सेप्टेबल है। तो चलिए मैग्नीशियम का एटॉमिक मास निकाल लीजिए। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 12। सम है कि विषम है, सम संख्या है यानी इवन नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 2 ज़ा कितना होता है 25 होता है ना बच्चों। हाँ देखो बोल दिया सब, 25 नहीं होता है 24 होता है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा 24 हो गया। फिर यहाँ पे देख लो इवन है कि ऑड है, यानी विषम संख्या है 13 और विषम संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो तो 13 2 ज़ा 26, 13 दूना 26 और 1 27 हो गया एटॉमिक मास। बस सिंपल, इतना सिंपल है। अगर एटॉमिक नंबर माने परमाणु संख्या किसी तत्व का सम संख्या है तो 2 से गुना कर दो, उसकी परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगी। अगर विषम है तो 2 से गुना करके 1 ऐड कर दो, उसकी परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगी। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने का सबसे आसान तरीका है 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या अगर आपको याद हो, बस उतना ही तक 20 तक है। तो सम है तो 2 से मतलब गुणा कर दीजिए तो उसका द्रव्यमान निकल जाएगा। अगर विषम संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड कर देंगे तो उसका एटॉमिक मास निकल जाएगा। ये तो हो गई एटॉमिक मास की बात। लेकिन मॉलिक्यूलर मास होगा, मतलब कि आपके पास आणविक द्रव्यमान पूछ दे तो क्या कीजिएगा। तो देखो बच्चों कुछ नहीं, सिंपल। अगर मान लीजिए कि आपके पास कहीं O2 लिखा हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, मोलर मास। अब मोलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान मतलब क्या, अणु का द्रव्यमान। अणु कब होगा, तो कोई भी एलिमेंट मोर देन 1 लिखा हो, जैसे कि ऑक्सीजन केवल O लिखा जाए तो इसका एटॉमिक मास निकलेगा। लेकिन ऑक्सीजन अगर 2 लिखा गया तो इसका
आणविक द्रव्यमान निकलेगा, मतलब इसका एटॉमिक मास नहीं निकल कर इसका आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। बुक में जो भी प्रोसेस दिया है, इतना मतलब लेंदी प्रोसेस दिया, उससे मत हमको नहीं है, कंसेप्ट से मतलब आप लोग को कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बस। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखेंगे ओ लिखेगा तो ये परमाणु है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकलेगा। लेकिन अगर O से या O2 बन गया, O3 बन गया, O4 बन गया, यानी एक से ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन ही शो करने लगे, तो आपको याद रखना है कि उस समय वो परमाणु नहीं बल्कि वो अणु हो जाता है, मॉलिक्यूल्स हो जाता है। तो इसका मास निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें जितने एटम होंगे सबका मास निकाल कर ऐड कर देंगे, सिंपल। फिर से समझ लेते हैं, जितना एटम इसमें है उसका मास निकाल लो, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड कर दो उसको। ठीक है, ये सिंपल तरीका देख लो आप। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2। ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे 2 है, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, एक जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा उसका एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर, इसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी। अच्छा सिंपल तरीका, एक आम को खरीद रहे हो 5 रुपये में, तो 2 आम का दाम कितना होगा, ओबियसली 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो दो ऑक्सीजन दिया हुआ है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी, तो उसकी परमाणु संख्या हो जाएगी 16, यानी 16। एक का परमाणु संख्या 8, तो 2 का कितना हो जाएगा 16। तो आप देख लीजिए, अब इसका मास आपको निकालना है, तो मास निकालना है तो क्या है, ऑड है कि इवन है, परमाणु संख्या इसका सम में आ गया कि विषम में आ गया, तो यहाँ पे परमाणु संख्या सम में आ गया, तो बस 2 से गुणा कर दो, निकल गया इसका एटॉमिक मास। करना क्या था कि आपको जितना भी एटम देगा उसका एटॉमिक नंबर निकाल लो। अब देख लो कि वो एटॉमिक नंबर जो हम निकाल रहे थे वो ऑड है कि पहले इवन है। अगर ऑड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना, इवन होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना। एक और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब मान लीजिए कि आपके पास दे दिया F2, तो F2 यानी एक F का एटॉमिक नंबर कितना होगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 9, लेकिन यहाँ पे कितना F दिया हुआ है 2, वही 2 आम हमको खरीदना है, तो 1 आम का दाम हो गया आपके पास, 1 आम के प्राइस हो गई 9 रुपीज़, तो 2 आम के लिए प्राइस कितनी हो जाएंगी, तो 2 आम के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 आम के लिए से, तो 1 का एटॉमिक नंबर हो गया 9, तो 2 का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये तो आप निकाल दिए कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, लेकिन जब इसका मास मेजर करोगे तो देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 था, मतलब कि ये तो 2 लिखा हुआ है, लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 9 होता है, तो ये 9 जो था एटॉमिक नंबर वो विषम संख्या था। तो विषम संख्या जब परमाणु संख्या रहे तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना है। अगर पार्टिकुलर रूप से 1 का देखे तो देखो तो 2 का इतना आया है, तो 2 का नहीं देखना है कि सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, आपको एक ही तत्व का परमाणु संख्या मतलब एक ही एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर देखना है शुरू में, स्टार्टिंग में, कि वो कितना है, सम है कि विषम है, उसी से आपको मास निकालना है। ये नहीं कि यहाँ पे 18 आ गया तो ये तो सम संख्या आ गया तो इसका आंसर आप निकाल दोगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे यही देखना है कि इसका मूल रूप से परमाणु संख्या कितनी होती है, तो मूल रूप से होती है 9, 2 होता तो 2 से गुना कर देता 18 हो गया, और फिर जब 18 हो गया तो इसका द्रव्यमान निकालना है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 था तो इसमें 2 से गुना करके 1 ऐड कर देंगे, तो 18 दूना 36 है 37 हो गया। 18 दूना 34 एक 37 एक 38 होगा। अब पूछा कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लोरीन का द्रव्यमान 18 होगा, 19 होगा, और 2 को निकाल रहे तो 2 ऐड करना पड़ेगा हमको। आप एक एलिमेंट के लिए 1 ऐड कर रहे थे, अगर 2 एलिमेंट होगा तो 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है,
और उस समय मैंने बताया था आपको कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, चीन निकालने के लिए इतना अगर प्रोसेस आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इतना नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट है, समझ लो इसको। देखो बच्चों, मान लो कि आपके पास ऑक्सीजन दे दिया, O2 दे दिया, इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तब एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 2 होता है। ठीक है, तो 2। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान पहले निकाल लो, तो ये ऑक्सीजन के परमाणु संख्या सम हो जाएगी क्योंकि 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो सम है तो 2 से गुना कर दो तो कितना निकल गया? 16। लेकिन यहाँ पे कितना ऑक्सीजन था? 2 ऑक्सीजन था, तो एक और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जोड़ोगे ना तो कितना निकल जाएगा? 32। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान इतना आया था, दूसरा ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा? फिर उतना ही आएगा। तो वही हम बात बताए थे इसके पहले भी कि 2 से मल्टीप्लाई कर लो। फिर देख लो फ्लोरीन, यहाँ पे दे दिया F2 आपके पास, इसका मास बोले निकालने के लिए। तो पहले एक फ्लोरीन का द्रव्यमान निकाल लो, तो एक फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 9, तो ये विषम संख्या है, तो इसमें 2 से गुना करके एक जोड़ दो, तो 9 दूना 18, 1 19 हो गई। तो उसी तरह 2 फ्लोरीन है यहाँ पे, तो एक का मास आ गया 19, तो दूसरा के लिए क्या होगा? 38। अगर मान लीजिए कि आपके पास O4 हो गया, तो O4 को कैसे निकालोगे बच्चों? O4 का मास, तो O4 का मास निकालोगे तो पहले एक का निकाल लो, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 से 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 16 हो गया क्योंकि सम संख्या थी। तो एक का द्रव्यमान निकल गया, यानी एगो का दाम तो निकाल लिया, अब 16 रुपया हुआ, तो 4 गो है, तो 4 को कैसे निकलेगा? तो 16 चौका 64। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह मान लीजिए कि आपके पास, आप कुछ भी सपोज कर लो, आप CO2 ले लो। CO2 में पहले कार्बन का अलग निकाल लो और ऑक्सीजन का अलग मास निकाल लो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कार्बन एक ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है, तो एक कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। चलिए, तो 6 सम संख्या है, ये सम है तो 2 से गुना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना निकल गया? 12। अगर यहाँ पे C2 रहता तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हम। ऑक्सीजन का निकाल लो अब अलग, 2 ऑक्सीजन दिया हुआ, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका मास निकाल लो, 8 2 ज़ा 16। तो आप एक ऑक्सीजन के लिए निकाले, लेकिन यहाँ पे कितना ऑक्सीजन दिया है बच्चों? 2 है, तो हम एटॉमिक नंबर लिखे हैं ना, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो फिर एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो गया 16, तो 2 का कितना होगा? 16 दूना 32। अब ये 12 और 32 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और 3 और 1 44 निकल गया आपका। अब मान लीजिए कि आपके पास ऐसे मिले NaCl, इसका बोले कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो क्या कीजिएगा? Na की परमाणु संख्या 11, सम है कि विषम है? विषम है, तो 2 से गुना कर दो और एक ऐड कर दो इसमें, 11 दूना 22 आई 23। क्लोरीन एक ही था यहाँ पे सोडियम, फिर क्लोरीन का अलग से निकाल लो, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 17। इसका देखो 35.5 भी लिया जाता है, इसीलिए घबराइएगा मत। तो 37 दे दिया है, तो 17 दिया है, तो 17 को विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 ऐड कर दो, तो 17 2 ज़ा 34 और 1 35। अब दोनों को ऐड कर दो, 58 हो गया। इसी तरह दे दिया आपके पास CH4 का, निकाल लीजिए। तो बच्चों याद रखिएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही होता है। और कार्बन का निकाल लो, कार्बन कितना है? 1 है, तो एक कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 6 होता है, तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 और 4 को हाइड्रोजन है, तो 4 ही हो जाएगा इसका द्रव्यमान, तो कितना होगा? 16। आप लोग को हम होमवर्क दे दे रहे हैं,
सबका एटॉमिक मास निकाल करके लाइएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर। 1 नंबर H2SO4, CH3COOH, C6H12O6। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है आजकल बोर्ड के एग्ज़ाम में भी। और ये हो गया आपके पास एक और क्वेश्चन NaOH। जल्दी नोट कर लीजिए। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। निम्नलिखित यौगिकों का आणविक द्रव्यमान निकालना। चलिए नोट कर लिए, अब आगे बढ़िए। आते हैं मोलारिटी पर, टाइम बहुत बीत रहा है बहुत जल्दी जल्दी। मोलालिटी ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग मोल के बारे में समझ ले तो बेटर होगा। सॉरी, ये टॉपिक से इनको क्लियर करना पड़ेगा जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मोल जो होता है बच्चों, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग लिखिएगा ज़रूर। मोल्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। मोल इज इक्वल टू, कल बताए थे हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो हम लोग अभी निकाले थे, सीख रहे थे निकालना। गिवन मास मतलब वेट, आप कह सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट, चाहे कुछ भी जिसका भी दिया हो। वेट को हम लोग WT से लिख दे रहे हैं। मास को हम लोग, मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो N इज इक्वल टू WT अपॉन M इज लिख सकते हो। दिया गया द्रव्यमान यहाँ पे लिख दे रहे मुंह पर, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। हो गया मोल बराबर। हिंदी वाले हिंदी लिख लें, अपने इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखें। आज शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लिख दिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दे दिया कि हाउ मेनी मोल्स आर 22 ग्राम ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम में कितने मोल होंगे, मोल्स निकालना है। सिंपल, अभी फॉर्मूला आप लोग देखें। दिया गया द्रव्यमान यानी गिवन मास, तो गिवन मास कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 22। तो आप देख लीजिए, WT निकाल लीजिए पहले, कितना दिया 22 ग्राम। अब हमको कैपिटल M निकालना है, मोलर मास, जो अभी आप लोग निकाल रहे थे। मोलर मास कैसे निकलेगा बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान निकाल लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इसका द्रव्यमान कितना होगा 12। यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 8 होता है। तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, अब दिमाग में कर लो कैलकुलेशन। 8 2 जा 16, क्योंकि यह सम संख्या है, 16 हो गया। तो 16, लेकिन यहाँ पे O2 कह रहा है, देखिए यहाँ पे O2 बोला है क्वेश्चन में, मतलब 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होगा, तो 2 का कितना होगा 32। अब चारों ऐड कर दो, 2 और 2 4, और यहाँ पे 14 हो गया। CO2 का मास निकल गया। तो यहाँ पे M इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 44। अब निकाल लो मोल इसका। मोल कैसे निकलेगा, WT/M। WT का मान 22, 44, 1/2 यानी 0.5 मोल। कितना सिंपल है मोल निकालना, है ना, एकदम सिंपल है कि गिवन मास अपन मोलर मास। फिर एक क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग बना के लाइएगा, देखेंगे नहीं, आप लोग बना के लाइएगा। और ये हो गया आपका, सॉरी, जो क्वेश्चन हम लोग पहले दिए थे मैंने, ये वाला आणविक मोलिकुलर मास निकालने के लिए, इसी का आप लोग निकाल के लाइएगा मोल्स। ये ग्राम दे दे रहा हूँ,
144 80 ग्राम, सब ग्राम में दिया। इसका मास निकालने के बाद इसका आप लोग मोल्स ज़रूर निकाल लीजिएगा। बस अब टाइम इतना बीत गया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना ज़रूरी था। और आप लोगों से फिर वही बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं और लाइक क्यों नहीं कर रहे? आप इतना कंजूस कैसे हो गए आप लोग? जितना व्यूज़ आ रहा है उतना भी लाइक नहीं हो रहा है, जितना भी कमेंट करे वो भी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, और जो भी लोग क्लास छोड़ रहे हैं ये उनकी प्रॉब्लम है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे वो जहाँ भी पढ़े, कहीं भी पढ़े, उससे मतलब नहीं है। आप उनको शेयर करने के लिए बोलो और उनके पास आप ये लिंक इसका शेयर करो और उनको भी बोलो कि वो किसी को शेयर करे और इसको सब्सक्राइब करे और इसको लाइक करे ज़्यादातर जितना हो सके, और कमेंट करे कैसा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमको चाहिए, और कल भी जो क्वेश्चन दिए तो वो भी सॉल्व कीजिए जो मैंने पहले बताया है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।